हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था उपराष्ट्रपति के बारे में एकदम डिटेल में देखे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति की कुछ कार्यपालिक शक्तियाँ, जैसे कि राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियाँ जैसे अनुच्छेद 53 में क्या दिया गया है। उसके बाद फिर देखेंगे अनुच्छेद 74 में, अनुच्छेद 75 में, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 77, 78, 79, 80। फिर उसके बाद आगे देखेंगे तो आइए देखते हैं पहला अनुच्छेद आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में दिया गया है कि संघ की कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। संघ की कार्यपालिक शक्तियां कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। तो अनुच्छेद 53 में दिया गया है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियां संघ की कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। और उसके बाद देखेंगे फिर राष्ट्रपति अपने अधीनस्थों के माध्यम से शासन करता है। जैसे राष्ट्रपति अपने इच्छा अनुसार कोई काम करता नहीं, कोई काम नहीं करता कि जब तक प्रधानमंत्री उन्हें यह काम करने के लिए नहीं करते। जैसे कि फिर देखेंगे राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। आर्टिकल 53 के तहत राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, जैसे वायुसेना, जल सेना और थल सेना। उसके बाद फिर देखेंगे अनुच्छेद 74 में देखेंगे। अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका प्रमुख भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद के सलाह पर करता है। उसके बाद फिर देखेंगे अनुच्छेद 75 में दिया गया है प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो अनुच्छेद 75 में दिया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। उसके बाद फिर देखेंगे मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न पद धारण करते हैं। उसके बाद देखेंगे मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद फिर मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो अगर पेपर में इस प्रकार पूछे कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होते हैं, अगर सामूहिक रूप से पूछेगा तो फिर लोकसभा, अगर व्यक्तिगत रूप से पूछेगा तो फिर राष्ट्रपति की। फिर उसके बाद देखेंगे मंत्रिपरिषद प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का लगभग 15% से अधिक नहीं हो सकती। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे आगे तो इस प्रकार अनुच्छेद 75 में दिया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद फिर अनुच्छेद 76 में देखेंगे महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है।
अनुच्छेद 76 में दिया गया है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। महान्यायवादी बनने के लिए उच्चतम न्यायालय के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होने योग्य किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत का महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी और भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। और फिर उसके बाद महान्यायवादी अपने कर्तव्यों का पालन भारत के राज्य क्षेत्र एवं न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। और महान्यायवादी संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न पद धारण करता है। भारत के प्रथम महान्यायवादी MC शीतलवाड़ है। वर्तमान में कौन वर्तमान में आर वेंकट रमणी है। तो अनुच्छेद 76 में दिया गया है कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। महान्यायवादी बनने योग्य वो कम से कम उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता रखता हो, तभी वह व्यक्ति भारत का महान्यायवादी बन सकता है। भारत का महान्यायवादी लोकसभा राज्यसभा की बैठक में सुनवाई कर सकता है और अपनी सहमति दे सकता है, परंतु वोट नहीं कर सकता। तो उसके बाद फिर देखेंगे भारत का महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी और भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। उसके बाद फिर देखेंगे अनुच्छेद 77 में दिया गया है कि संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। तो अनुच्छेद 77 में दिया गया है कि संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं और भारत का राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करता है अनुच्छेद 77 के तहत। फिर देखेंगे अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि प्रशासन से संबंधित सूचना प्रशासन से संबंधित सूचना राष्ट्रपति को दे। तो अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि प्रशासन से संबंधित जितनी भी सूचनाएं हैं वह समय समय पर राष्ट्रपति को दे। उसके बाद फिर देखेंगे अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी। संसद के 3 अंग होते हैं। जैसे संसद के 3 अंग होते हैं, पहला हो गया संघ के 3 अंग होते हैं, जैसे संसद हो गया। उसके बाद संसद के 3 अंग होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा, फिर राज्यसभा। तो अनुच्छेद 79 में कहा गया है, संसद का उल्लेख किया गया है। संसद के 3 अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं, जिसमें पहला हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति अनुच्छेद अनुच्छेद 52 में दिया गया। फिर हो गया लोकसभा, लोकसभा हमारा अनुच्छेद 80 में। फिर राज्यसभा 81 में। तो अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी। संसद के 3 अंग होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति का उल्लेख अनुच्छेद 52 में दिया गया और लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 80 में दिया गया है। उसके बाद राज्यसभा का उल्लेख 81 में दिया गया है। उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि अनुच्छेद 80 में लोकसभा को उल्लेख, लोकसभा का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 80 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख किया गया। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता, भारत का उच्च सदन कहलाता है। उसके बाद फिर राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 550 निर्धारित किया गया और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जा सकता है जो 6 क्षेत्रों से आते हैं। जैसे हमारा हो गया 6 क्षेत्रों से कला, साहित्य, अर्थशास्त्र, विज्ञान और समाज सेवा और शांति के क्षेत्र से आते हैं। तो अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 हो सकती है और राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। यह एक स्थायी सदन है। राज्यसभा के जो सभी सदस्य होते हैं वो प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्यों का मतलब 1/3 सदस्य जो होते हैं उनकी सदस्यता मतलब वो रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद और वो पुनः सदस्य होने के लिए योग्य मतलब चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जा सकता है जो 6 क्षेत्रों से आते हैं, जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, अर्थशास्त्र और शांति। उसके बाद फिर साहित्य के क्षेत्र से। उसके बाद फिर देखेंगे अनुच्छेद 81 अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 निर्धारित की गई है और लोकसभा में 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। लोकसभा एक निम्न सदन है। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। लोकसभा अपने हर 5 साल के एकदम लास्ट में मतलब वो भंग किया जाता है। उसके बाद पुनः
चुनाव होता है। उसके बाद फिर देखेंगे अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख किया गया है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है। इसे राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 85 के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति से भंग कर सकता है। लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 निर्धारित किया गया है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेश और 2 सदस्य एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जा सकता है, जो 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। उसके बाद फिर देखेंगे अनुच्छेद 82। अनुच्छेद 82 में कहा गया है अनुच्छेद 82 में कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का परिसीमन किया जाता है। तो अनुच्छेद 82 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में जनगणना के बाद सीटों का समायोजन या परिसीमन राष्ट्रपति का परिसीमन किया जाता है। वर्तमान परिसीमन अधिनियम 1971 के द्वारा जनगणना के आधार पर किया गया है, जो 2026 तक निर्धारित किया गया, अर्थात 2026 तक लोकसभा और राज्यसभा में सीटों में अदला बदलाव नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 82 के तहत प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का परिसीमन किया जाएगा। उसके बाद फिर देखेंगे अनुच्छेद 83। अनुच्छेद 83 में कहा गया है कि संसद के सदस्यों का कार्यकाल संसद के सदस्यों का कार्यकाल। तो अनुच्छेद 83 में कहा गया है कि संसद के सदस्यों का कार्यकाल, जैसे लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसके बाद फिर देखेंगे राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है और प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं, और जो रिटायर सदस्य पुनः सदस्य के लिए फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे अनुच्छेद 84 में कहा गया है कि अनुच्छेद 84 में कहा गया कि संसद के सदस्य बनने की योग्यता संसद के सदस्य बनने की योग्यता। अनुच्छेद 84 में कहा गया है कि संसद के सदस्य बनने की योग्यता के बारे में अनुच्छेद 84 में कहा गया है। अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्य बनने की योग्यता, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य शामिल हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा कि संसद के सदस्य बनने के लिए वह भारत का नागरिक हो। यदि वह व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसे अधिकतम 25 वर्ष की आयु पूरी करनी होगी, और यदि वह राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसे अधिकतम 30 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए।
और राष्ट्रपति का चुनाव यदि वह व्यक्ति लड़ता है तो कम से कम 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए। उसके बाद फिर देखेंगे अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि अनुच्छेद 85 लोक सभा को भंग करना प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा। तो अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। उसके बाद फिर आज हम लोगों ने राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियां पढ़ा। राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियों में पहला अनुच्छेद हम लोगों ने पढ़ा अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 53 में दिया गया है कि संघ की कार्यपालिक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। उसके बाद फिर देखेंगे अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा। अर्थात अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति अपने कृत्यों का निर्वहन मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। उसके बाद फिर अनुच्छेद 75 में दिया गया है कि अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। मंत्रिपरिषद यदि व्यक्तिगत रूप से पूछे तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं और यदि सामूहिक रूप से पूछे तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। उसके बाद फिर देखेंगे अनुच्छेद 76 में कहा गया कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। महान्यायवादी होने योग्य व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता या उच्चतम न्यायालय की योग्यता होने योग्य किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति महान्यायवादी नियुक्ति कर सकता है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है और भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। महान्यायवादी अपने कृत्यों का पालन और राज्य क्षेत्रों के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। महान्यायवादी संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 77 में कहा गया कि संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। अर्थात संघ के जितने भी कार्य होते हैं वो सभी राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 78 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि प्रशासन से संबंधित जितनी भी सूचनाएं जितने भी कार्य अब तक हुए हैं वह राष्ट्रपति को समय समय पर देना। उसके बाद फिर देखेंगे अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि अनुच्छेद 79 में संसद का उल्लेख किया गया। संसद 3 अंगों से मिलकर बना। जैसे संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति का अनुच्छेद आर्टिकल 52 में दिया गया, लोकसभा का अनुच्छेद 81 में और राज्यसभा का अनुच्छेद 80 में। उसके बाद फिर अनुच्छेद 80 में अनुच्छेद 80 में कहा गया है कि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, अर्थात इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, अर्थात इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। यह भारत का उच्च सदन कहलाता है। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 250 हो सकती है।
और राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जा सकता है जो 6 क्षेत्रों से आते हैं, जैसे कला साहित्य विज्ञान अर्थशास्त्र समाज सेवा और शांति के क्षेत्र से। फिर हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 81 में लोकसभा का उल्लेख है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 निर्धारित किया गया है। 530 सदस्य राज्यसभा से चुन के आते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आते हैं और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, जो 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। और लोकसभा भारत का निम्न सदन है। लोकसभा को राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति भंग कर सकता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 82 में कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का समायोजन या परिसीमन किया जाता है, जो वर्तमान समय में जनगणना के आधार पर 1971 परिसीमन के आधार पर निर्धारित किया गया है, जो 2026 तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 83 में कहा गया है कि संसद के सदस्यों का कार्यकाल, अर्थात संसद के जितने भी सदस्य उनका कार्यकाल, जैसे लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। उसके बाद फिर राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष से निर्धारित किया गया। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा के सभी सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और रिटायर्ड सदस्य पुनः सदस्य के लिए फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 84 में कहा गया है कि संसद के सदस्य बनने की योग्यता का उल्लेख अनुच्छेद 84 में किया गया। जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के जितने भी सदस्य हैं या सभी सदस्य इसमें शामिल हैं, सबसे पहले हो जाएगा वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद यदि वह राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है तो कम से कम उसे 35 वर्ष की आयु पूरी करनी होगी। यदि वह लोकसभा का चुनाव लड़ता है तो कम से कम उसे 25 साल की आयु पूरी की हो। उसके बाद लोकसभा के कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी किया हो। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा अनुच्छेद 85 में कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है या समाप्त करता है। अनुच्छेद 85 के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद का सत्र आहूत करता है या समाप्त करता है। संसद का सत्र आहूत करता है या बुलाता है और उसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करते हैं, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श पर या सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। राष्ट्रपति संसद के द्वारा सत्र आहूत करते हैं साल में 2 बार। 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर होना चाहिए, अर्थात साल में 2 बार राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत करते हैं या समाप्त करते हैं। और अनुच्छेद 85 के तहत प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। उसके बाद फिर हम लोगों ने इस प्रकार आज हम लोगों ने राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्तियाँ पढ़ा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।